गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ये बेसिकली रशिया से जुड़ा हुआ है। ये अगर हम कह सकते हैं कि फ्रांस में रेवोल्यूशन होने के बाद ये जो समय था, पूरी दुनिया खासकर यूरोपियन लोग बहुत ज़्यादा चेंज लाते थे, चेंज चाहते थे और उसको लागू भी करना चाहते थे। क्योंकि जब इन लोगों ने देखा कि फ्रांस जैसा देश अपने राजा को हटाकर वहाँ पर डेमोक्रेसी ला सकता है, वहाँ पर फ्रांस के लोग डेमोक्रेसी ला सकते हैं, तो ये चीज़ रशिया में क्यों नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली उस समय की सोसाइटी की कंडीशन क्या थी। तो रशिया का जो सोसाइटी था वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड था, या बोल सकते हैं रशिया का सोसाइटी माइंडसेट के हिसाब से डिसाइडेड था, क्योंकि वहाँ के लोग लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव मानसिकता में बटे हुए थे। तो ज़रा देखते हैं लिबरल्स लोग क्या सोचते थे। दिस ग्रुप लुक्ड टू चेंज द सोसाइटी। दे वांटेड अ नेशन विच सपोर्ट ऑल द रिलीजन एंड दे वांटेड वोटिंग राइट्स टू मैन ओनली, नॉट टू द वुमेन। ये लिबरल्स का सोच था। नेक्स्ट है रेडिकल्स। दे सपोर्ट द वुमेन्स राइट टू वोट एंड दे वांट अ नेशन which the government was based on the majority of the country's population. And third one है they oppose the privilege of the wealthy landowners and the factory owners. तो ये रेडिकल्स लोगों का सोच था। एंड थर्ड जिसको कंजर्वेटिव्स कहते हैं, और ये कंजर्वेटिव्स और रेडिकल्स बहुत ज़्यादा उसके राजा के क्लोज भी थे। दे अपोज द व्यूज़ ऑफ लिबरल्स एंड रेडिकल्स एंड दे एक्सेप्ट सम चेंज। बहुत बड़ा चेंज एक्सेप्ट नहीं करते थे, बट एक्सेप्ट करते थे थोड़ा सा चेंज। तो ये सोसाइटी का कंडीशन था रशियन सोसाइटी का। अगर हम बता दें, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी भी 3 ग्रुप में बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। बट रशियन सोसाइटी और फ्रेंच सोसाइटी में डिफरेंस बहुत बड़ा था। वहाँ के लोग क्लर्जी, नोबेलिटी और थर्ड स्टेट में बटे थे, जिसको लोकल पीपल कहते हैं, और यहाँ के लोग अपने सोच के हिसाब से बटे हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कंडीशन था उस समय, बेसिकली बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ लग रहे थे, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ उस समय आ गया था फ्रांस के रशिया के कंट्री में। क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेज़ी से यहाँ पर शुरू हुआ एंड द नए नए इंडस्ट्रियल रीजन्स बनने शुरू हुए। बिकॉज रेलवे लाइन डेवलप हुआ तो गाँव से लोग शहर की ओर आने लगे। मैं बता दूं 85% ऑफ रशियन पॉपुलेशन वेर एग्रीकल्चरिस्ट। तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन फैक्ट्री वर्कर्स में कन्वर्ट हो गया। एंड दिस डेवलपमेंट इन रेलवे एंड इंडस्ट्रियल रीजन इट ब्रॉट द वुमेन, चिल्ड्रन एंड मैन नियर टू द फैक्ट्रीज। पीपल वेर फोर्स टू एक्सेप्ट द लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड पुअर वेजेस, क्योंकि ज़्यादातर फैक्ट्रीज प्राइवेटली ओन्ड थी। तो भाई जो उनकी मजबूरी थी कि भाई 18-18 घंटे तक काम करना और बहुत ही कम तनख्वाह में काम करना, ये उनकी मजबूरी थी। एंड बाय मिड 19th सेंचुरी सोशलिस्टिक आइडियाज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ इस कंट्री में, और इसने लोगों के अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया। सोशलिस्टिक आइडियाज़ बेसिकली फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद से ही पूरी दुनिया में आया। जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया, जिन लोगों ने इस चीज़ को लागू किया, चेंज लाए, वो अपने आप को बदल दिए। जो एक्सेप्ट नहीं किए वो वहीं के वहीं रह गए। नाउ अब सोशलिस्टिक आइडियाज़ आने के बाद लोगों में ये चर्चा का विषय रहा, और लोगों ने महसूस भी किया कि भाई जो रिच क्लास थे, दे वर कंसर्न ओनली विद देयर पर्सनल गेन एंड प्रॉफिट। दे वर नॉट हैविंग नथिंग टू डू विद द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इनका क्लियर था, ये लोगों को समझ में आने लगा था। एंड these socialist demands that the government to encourage cooperatives। अब इनके दिमाग में आ गया कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए, साथ ही साथ कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को बंद करना चाहिए, सोशलिस्ट एंटरप्राइज को लाना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर बहुत बड़े फिलोसोफर थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स। इन लोगों ने भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। बिल्कुल जिस तरीके से फ्रांस में रूसो, मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉक और साथ ही साथ ओलंपे डिगूज, इन्होंने अपने राइटिंग से, अपने विचार से बहुत बड़ी जनता को इंस्पायर किया, प्रेरित किया, और उन लोगों ने उसके हिसाब से ही चल के डेमोक्रेसी को हासिल किया।
तो यहाँ पर इन लोगों ने भी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स के बातों को माना। इनका जो कहना था, ये लोग समाज सुधारक थे, समाज को सुधारने का काम करते थे और लोगों ने इनका साथ भी दिया। तो इनका डिमांड क्या था? दे वांटेड दैट द कंडीशन ऑफ वर्कर्स शुड बी इम्प्रूव्ड एंड द प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इन द वर्कर्स ऑल्सो, and also they want to overthrow the capitalism and the rule of private property. So socialist party formed an international body called second international. इसीलिए इस विचारधारा की को धरती पर लागू करने के लिए, मतलब हमने जो प्लान किया उसको कैसे स्टार्ट करें, इसके लिए इन लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, बहुत बड़ी इंटरनेशनल पार्टी बनाई जिसका नाम सेकंड इंटरनेशनल रखा गया, ताकि ये लोग अपना काम को कोऑर्डिनेट कर सके, अच्छे तरीके से लागू कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समय है रशियन एम्पायर इन 1914। अब हम जानेंगे कि भाई रशियन एम्पायर क्या था, कैसी स्थिति में था। तो इन 1914 ज़ार निकोलस II वाज रूलिंग रशिया एंड इनका जो रशिया का टेरिटरी बहुत दूर तक था, मॉस्को के अलावा फिनलैंड, लातविया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारस, यहाँ तक था, बहुत दूर तक था रशियन जो टेरिटरी था। द मेजर रिलीजन्स इस समय का रशियन ऑर्थोडॉक्स था, क्रिश्चियनिटी था, साथ ही साथ कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट भी रशिया के पार्ट थे। एंड एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century 85% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चरिस्ट। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एरियाज वेर एट सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, and in 1890 many factories started due to the expansion of the railway network and increase in the foreign investment। जाहिर सी बात है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये जो किंग था ज़ार निकोलस, ये आसपास के कंट्रीज से हेल्प लेकर इन्वेस्टमेंट करवा रहा था, और ताकि इसका कंट्री में डेवलपमेंट और ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ज़्यादा बढ़े। सो एज ए रिज़ल्ट, और ये इसका एफर्ट भी काम आया, कोल प्रोडक्शन डबल हो गया और साथ ही साथ आयरन एंड स्टील 4 times बढ़ गया। ऑल इंडस्ट्री मोस्टली वेर द प्राइवेटली ओन्ड एंड गवर्नमेंट सुपरवाइज द लार्ज इंडस्ट्रीज टू एंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स। चूँकि जितने भी इंडस्ट्री के मालिक थे वो राजा के साथ मिले हुए थे, वो राजा को पर्सनली प्रॉफिट दे रहे थे, इसलिए राजा को वर्कर्स से कोई मतलब नहीं था। अब यहाँ पर फैक्ट्री ओनर्स का अपना मनमानी चलता था कि भाई जितना देर काम कराओ, जितना कम पेमेंट दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, सुनने वाला राजा भी नहीं था। नाउ ये बहुत बड़ा कंडीशन है, सिचुएशन ऑफ वर्कर्स, ये इतना बड़ा एक टूल है जो पूरे देश को बदल सकता है, क्योंकि देश वर्कर्स से चलता है, उस फैक्ट्री मालिक से नहीं चलता है, फैक्ट्री वर्कर्स से चलता है, मालिक से नहीं। Now, the reason is that condition of the worker. Workers were divided into different social groups. They were divided by the scale on the basis of skill. जाहिर सी बात है, वो स्किल के हिसाब से थे, कोई हाईली स्किल्ड थे, कोई सेमी स्किल्ड थे, कोई अनस्किल्ड थे। इसके हिसाब से वो लोग अपने आप को डिवाइड करके रखे थे। वुमेन्स वेर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द फैक्ट्री। अबाउट 31% they were working in the factories and they were paid less than the man। यहाँ भी एक बहुत ही गलत क्या कहें, असमानता देखा जा रहा था, अन्याय हो रहा था यहाँ भी, कि वुमेन लोग 31% में थी बट इनका पेमेंट कम था, और बेसिकली इनको वैसे जगह पर रखा भी नहीं जाता था, बहुत हल्के फुल्के काम में ही रखा जाता था। इन द कंट्री साइड peasants cultivated most of the land and the nobility, crown and the orthodox church owned these properties। देश में जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो ज़्यादातर खेतों पे काम करते थे, और वो खेत ज़्यादातर नोबिलिटी, क्राउन का मतलब राजा का होता था, और ऑर्थोडॉक्स चर्च सोसाइटी का होता था। पीजेंट्स वर डिवाइडेड एंड दे वर डीपली रिलीजियस। किसानों को, गांव देहात के लोगों को खासकर रिलीजियस बना के रखा गया ताकि वो लोग अगेंस्ट में कभी खड़े ना हो। एंड साथ ही साथ एक चीज़ और है, दे हैड नो रेस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। नोबिलिटी के साथ इनका कोई रेस्पेक्ट नहीं था, ये स्पेशल टर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने सोसाइटी का हालत देख लिया, अब ज़रा से देखेंगे रशिया में सोशलिज्म कैसे आया। तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़ार ने इलीगल बता दिया था। 1914 से पहले सारा पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल था, आप मीटिंग नहीं कर सकते हो, इस तरीके का नियम था। बट रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रशियन डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी को बनाया गया 1898 में बाय द सोशलिस्ट हु रेस्पेक्टेड द कार्ल मार्क्स आइडियाज़।
एक ग्रुप बना और उसमें इन लोगों ने एक पार्टी बनाया जिसने इट स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स। ये लोगों को जा जाकर जागरूक करने लगे, अपने न्यूज़पेपर्स छापने लगे, लोगों को इकट्ठा करके उनको इंस्पायर करने लगे, उनको जानकारी देने लगे। न्यू पार्टी वॉज फॉर्म्ड। अब इसी से ही एक पार्टी बना, उसको हम लोग द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी कहेंगे। एक नया पार्टी का शुरुआत हुआ, ये 1900 तक बना, बाय द सोशलिस्ट हु स्ट्रगल्ड फॉर द पीजेंट्स राइट। जो किसानों के हक के लिए लड़ने लगे, तो इन लोगों ने एक नया पार्टी बनाया। साथ ही साथ दे डिमांडेड दैट द लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स। इनका ये मानना था, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, PEASANTS होना चाहिए था, हाँ ये थोड़ा सा कंप्यूटर मिस्टेक है, कोई बात नहीं। अब इनका मानना यह था कि भाई ये जो पीजेंट्स हैं, जो नोबल्स के ज़मीनों पर काम करते हैं, वो ज़मीन उन पीजेंट्स को मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो पुरखों से उसी ज़मीन पर काम कर रहे हैं। वो ज़मीन का असली हकदार वो पीजेंट्स ही हैं। अब बात करते हैं, इस समय तक एक बहुत बड़े सोशलिस्ट थे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन कहते हैं इनको हम लोग। जैसे हमारे भारत देश में महात्मा गांधी का दर्जा है, वैसा ही लेनिन का दर्जा है रशिया में। और लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वेर नॉट यूनाइटेड एंड सम वेर पुअर एंड सम वेर रिच। इनको दिखा कि भाई जो पीजेंट्स हैं वो यूनाइटेड नहीं है, इनमें से कोई अमीर है, कोई गरीब है। सम वर्क एज लेबर वाइल अदर्स एज अ कैपिटलिस्ट। कुछ लोग कैपिटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, कुछ लेबर की तरह काम कर रहे हैं। ड्यू टू दिस डिफ्रेंसिएशन द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप। ये फ़र्क देखकर इन्होंने क्या किया, दो भाग में बांट दिया। एक को बोल्शेविक नाम दिया, दूसरा को मेंशेविक नाम दिया। और लेनिन खुद बोल्शेविक को गाइड करने लगे, और इनका क्या मानना था कि भाई ये पार्टी पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड होगी, जो नियम बनाए रखे हैं इसकी गुणवत्ता को बनाए रखना है, हम लोग अपने आप को नष्ट नहीं होने देंगे। और ये पूरे रशिया में ये पार्टी बहुत स्ट्रांग उभरी, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो गरीब और किसान थे, वो लोग इस पार्टी से जुड़े और जैसा जैसा निर्देश मिला वो लोग वैसा वैसा पालन करते गए, और उन्होंने अपनी एकता को कभी नहीं तोड़ा। मेंशेविक जो ग्रुप था दूसरा वाला, ये सबके लिए ओपन था, पूरे कंट्री में जिसको आना हो, ज्वाइन करना हो, ज्वाइन कर सकता है। चलिए बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो ये रशियन रेवोल्यूशन को अगर पढ़ना हो, समझना हो, तो तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला था 1905 का रेवोल्यूशन, दूसरा है 1970 का फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, और तीसरा है 1917 का अक्टूबर रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन बेसिकली ये तीन पार्ट में ही बटा हुआ है, और इन तीन पार्ट में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या हुए। 1905 रेवोल्यूशन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये फॉर्मेशन ऑफ ड्यूमा। ड्यूमा क्या होता है ना, रशियन पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। जैसे हमारे पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहते हैं, वैसा ही रशियन पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। जैसे अमेरिका का पार्लियामेंट को व्हाइट हाउस कहते हैं, उसी तरीके से रशियन पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। तो रशिया वाज स्टिल हैविंग एन ऑटोक्रेसी रूल, क्योंकि जार निकोलस राजा था, वो कॉन्स्टिट्यूशन मान ही नहीं रहा था। उसका कहना था कि भाई हम राजा हैं, मेरे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन वो सिर्फ कैपिटलिस्ट और फैक्ट्री ऑनर्स मतलब रईसों को सपोर्ट कर रहा था, नोबल्स लोग को सपोर्ट कर रहा था, फ़ायदा पहुंचा रहा था। अपने देश का गरीब जनता का कोई उसको ख्याल था भी नहीं, वर्कर्स लोग का बिल्कुल ख्याल नहीं था। तो इसीलिए जार निकोलस वाज द किंग ऑफ रशिया वाज नॉट सब्जेक्टेड टू द पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट को मान ही नहीं रहा था, और ना ही चाह रहा था कि पार्लियामेंट बने। उसको पता था कि पार्लियामेंट बनेगा तो हम अपना मनमानी नहीं कर पाएंगे, हम जो भी डिसीजन लेंगे उसमें उंगली उठाया जाएगा, बार बार हमें टोका जाएगा। इसीलिए एंड वर्कर्स वेर डिमांडिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन, इधर से कंटिन्यूसली डिमांड आ रहा था। नाउ एक बहुत बुरा समय आया वर्कर्स लोगों के लिए। क्या आया? इंक्रीज प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड देयर वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। फैक्ट्री ऑनर्स लोगों ने क्या किया भाई, एक ऐसा समय आया जब महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। महंगाई तो हमेशा बढ़ती रहती है। उस समय जब महंगाई बढ़ी तो लोगों का जो वेज था वो 20% कम हो गया। तो इससे क्या हुआ, वर्कर्स लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा खराब हो गया, नर्क हो गया। लोग भरपेट खा भी नहीं पा रहे थे। नाउ अब इसी बीच में क्या हुआ, 4 वर्कर्स को जो असेंबली के, ये बोल्शेविक असेंबली के मेंबर थे, इनको डिसमिस कर दिया गया, फ्रॉम पुटिलोव आयरन वर्क से डिसमिस कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, ह्यूज स्ट्राइक्स ऑल ओवर स्टार्ट हो गया।
Over 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक, और साथ ही साथ दे डिमांडेड ए रिडक्शन इन वर्किंग आवर टू 8 hours एंड इंक्रीज इन वेजेस एंड इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन। वर्कर्स लोग का डिमांड बिल्कुल सही था, चाहते थे कि 8 घंटे का काम का शिफ्ट हो, साथ ही साथ तनख्वाह बढ़े और इनका जो वर्किंग कंडीशन है वो इम्प्रूव हो, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो और वर्कर्स लोग सेफ्टी के साथ काम कर सके। अब क्या हुआ, 1905 में किसी एक संडे को एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स, साथ में फादर गैपॉन थे, वो चर्च के फादर थे, एक पिटीशन देने के लिए लोग राजा के पास जा रहे थे। बीच में इनके ऊपर अटैक हुआ, पुलिस और दूसरे राजा के सपोर्टर्स ने इनके ऊपर अटैक किया, जिसमें 100 वर्कर्स मारे गए, ज़्यादा मारे गए हैं, एंड वेर किल्ड एंड 300 वुंडेड। दिस इंसिडेंट वाज नोन एज ब्लडी संडे। इसी दिन को हम लोग ब्लडी संडे के रूप में मानते हैं, और ये जो इंसिडेंट था इसी को हम लोग 1905 रेवोल्यूशन भी मानते हैं, क्योंकि इसके बाद जो हुआ, राजा को झुकना पड़ा, राजा को मानना पड़ा लोगों का डिमांड। चलिए देखते हैं क्या हुआ। ये तो जो होना था हो गया। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ब्लडी संडे। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या इफेक्ट हुआ। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में स्ट्राइक हुआ, यूनिवर्सिटी बंद हो गया, स्टूडेंट वॉकआउट कर गए, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स एंड अदर वर्कर्स इस्टेब्लिश देयर ओन यूनियन। सब लोगों ने अपना अपना यूनियन बनाना शुरू किया और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू किया। एंड डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इन लोगों का डिमांड ही हो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, असेंबली बनाओ। जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। यहाँ पर अब राजा क्या था, मान गया कि हाँ भाई ड्यूमा बनेगा, और ड्यूमा बनने से असेंबली बनेगा। जाहिर सी बात है, असेंबली बनेगा तो असेंबली के लोग इलेक्शन के थ्रू आएंगे, तो इससे क्या होगा, अभी तक तो राजा का अपना आदमी था, लेकिन यहाँ पर असेंबली बनेगा तो इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, तो जाहिर सी बात है वो उनका बात मानेंगे नहीं मानेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और साथ ही साथ उनको, राजा को उन लोगों का बात मानना पड़ेगा, इसी बात का डर था। मगर जब इतना माने लोगों ने इतना कांड किया, मतलब सारे फैक्ट्रीज बंद कर दी, यूनिवर्सिटी बंद करके चारों ओर हड़ताल होने लगी, तब राजा को, जार को मानना पड़ा। लेकिन यहाँ पर जार ने थोड़ा थोड़ा, अभी भी वो पूरी तरीके से नहीं माना। जार क्या किया, ही डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा इन 75 डेज में ही उसने फर्स्ट ड्यूमा को डिसमिस कर दिया, एंड री इलेक्टेड द सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 months। 3 महीने लगा दिए दूसरा ड्यूमा बनाने में। बेसिकली वो समय को टाल रहा था, समय को खींच रहा था। नाउ जार चेंजेड द वोटिंग लॉज एंड फिल द ड्यूमा ओनली विद द कंजर्वेटिव्स। अब ये जार चाह रहा था कि, जार ने किया, वोटिंग का जो लॉ था, कानून था, बदल दिया और अपने ड्यूमा में सिर्फ कंजर्वेटिव्स को भरा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव्स जार को सपोर्ट करते थे, क्योंकि ये लोग कोई चेंज नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि राजा रहेगा और राजा के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, हमें कोई चेंज नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे चल के हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ। जार खुद अपने गलत कर्मों में फंस गया। क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था और इसका इफेक्ट रशिया पर बहुत बहुत बुरा पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज बिटवीन 2 यूरोपियन अलायंसेस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, जिसको हम लोग सेंट्रल पावर्स कहते हैं, और फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, जिसको ट्रिपल एंटेंट कहते हैं। आप लोग को ये ड्राइंग में दिख रहा होगा, ये जो पिंक कलर से है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की नीचे है, ये लोग ये सेंट्रल पावर्स में थे, और इनके अगेंस्ट में थे ये फ्रांस, ब्रिटेन, और इधर दिख रहा होगा आप लोग को रशिया, इस तरफ था, राइट साइड में रशिया था। तो इस तरीके से इन लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और ये लड़ाई हुई। रशिया सोचा तो हम तो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जार ने क्या किया, खुद कमांड लिया रशियन आर्मी का और वो लड़ने चला गया। ही लेफ्ट द कोर्ट एंड वेंट टू द बैटलफील्ड। रशिया वॉज डिफीटेड बैडली। बहुत बुरे तरीके से रशिया इस जगह पर हार गया। 7 million कैजुअल्टीज वेर देयर। 7 million मतलब 70 लाख कैजुअल्टीज इसके पास थे। एंड रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू स्टॉप द एंट्री ऑफ द एनिमी। यहाँ से ये जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये इसके देश में जो घुस रहे थे, इन लोगों को रोकने के लिए रशियन आर्मी ने क्या किया, अपना इस एरिया से खुद ही अपना फसल जला दिए, बिल्डिंग्स को तोड़ दिए, ताकि आर्मी एंट्री ना करे। तो ऐसा करने से खुद इनके अपने ही कंट्री में 3 million रिफ्यूजीज़ हो गए। अब 3 million रिफ्यूजीज़ को भी जार को ही देखना था, तो बर्डन था, लड़ाई का खर्चा था, लोग मर रहे थे, घायल हो रहे थे, और साथ ही साथ रिफ्यूजीज़ भी बढ़ गए, क्रॉप नष्ट हो गया, अपना ही शहर नष्ट हो गया।
इससे बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। तो अभी सिर्फ धक्का यही नहीं है, अभी और है। इम्पैक्ट ऑफ द वॉर क्या हुआ, अब हम लोग पढ़ेंगे इसको। द वॉर हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्रीज। जाहिर सी बात है, कंट्रीज वेर कट ऑफ फ्रॉम द सप्लायर्स, क्योंकि जितने भी सप्लायर थे ज़्यादातर जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी से ही थे। सारे सप्लायर्स ने मटेरियल देना बंद कर दिया, तो फैक्ट्रीज बंद हो गया। एंड 1916 तक रेलवे लाइन भी ब्रेक डाउन हो गया। और एक चीज़, एबल मैन वेर इन्वॉल्व इन द वार, जो भी लोग शारीरिक रूप से सक्षम थे उनको लड़ाई में भेज दिया गया। इससे क्या हुआ, एक्यूट लेबर शॉर्टेज, भाई भयंकर लेबर शॉर्टेज हुआ, फैक्ट्रीज बंद हो गई, स्मॉल वर्कशॉप्स बंद हो गए। लार्ज सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स वेर सेंट टू आर्मी, अभी भी लड़ाई चल रहा था, आर्मी को भेजा जा रहा था फूड ग्रेन्स, तो फूड स्कैरसिटी भी शुरू हो गया। और धीरे धीरे ये फूड स्कैरसिटी लेड टू द राइट्स इन द ब्रेड शॉप भी दिखा। भाई ब्रेड के दुकान में राइट होने लगा, मारकाट होने लगा, खून खराबा होने लगा। तो इतना खराब सिचुएशन हो गया। अब इस जगह पर हम लोग देखेंगे 1905 के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वार का बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ा रशिया को। अब जाकर हम लोग दूसरे फेज में घुसेंगे, वो है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1970 का, जिसमें पूरी तरीके से मोनार्की खत्म हो जाता है। मोनार्की एक ऐसा सिस्टम है जिसमें राजा का बेटा ही राजा होगा। चलिए आगे देखते हैं। इन विंटर, फरवरी को 1917 के विंटर में कंडीशन ऑफ द पेट्रोग्रेड वाज वेरी मिजरेबल, बहुत ही दयनीय अवस्था थी, क्योंकि लेबर शॉर्टेज तो था ही, फूड ग्रेन का भी शॉर्टेज था। विंटर वाज वेरी कोल्ड एंड लाइफ ऑफ द वर्कर्स वर वेरी डिफिकल्ट। चूँकि रशिया एक कोल्ड रीजन में आता है, यहाँ पर हमेशा बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है, यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर अक्सर रहता है, तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, लोगों का जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त था। एंड ऑन 22 फरवरी एक लॉकआउट टुक प्लेस एट द फैक्ट्री ऑफ द ऑन द बैंक ऑफ रिवर नेवा रिवर के पास एक फैक्ट्री में लॉकआउट हुआ। एंड नेक्स्ट डे 50 फैक्ट्रीज सपोर्ट किया इस स्ट्राइक को इन सिंपैथी में, क्योंकि फैक्ट्री ऑनर्स देख रहे थे कि भाई कोई फैसिलिटी दे नहीं रहे, वुमेन्स चला रही है, ज़्यादातर वर्कर्स तो लड़ाई में चले गए थे। तो इन लोगों ने क्या किया, अब लेडीज़ लोग, सारी वुमेन्स लोग फैक्ट्री को रन कर रही थी, सारे काम कर रहे थे, तो अब इनका डिमांड भी बढ़ता जा रहा था। तो फैक्ट्री ऑनर्स ने क्या किया, फैक्ट्री को बंद कर दिया। बंद करने का डिसीजन ले रहे थे, बंद कर दिया। इसी दौरान इन लोगों ने क्या किया, फैक्ट्री में स्ट्राइक किया। तो इनके एक स्ट्राइक से क्या हुआ, आसपास के 50 फैक्ट्रीज में सारे वर्कर्स, जो अभी ज़्यादातर लेडीज़ थी, महिलाएं थी, उन लोगों ने भी सिंपैथी में बंद करवा दिया। एंड दिस टाइम वुमेन लेड द वेज टू स्ट्राइक, सो दिस डे इज़ कॉल्ड एज इंटरनेशनल वुमेंस डे। चूँकि ये सारा काम महिलाओं ने किया था, इसलिए 22 फरवरी को हम लोग इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। नाउ वर्कर्स सराउंडेड द ऑफिशियल बिल्डिंग, जितने भी ऑफिशियल बिल्डिंग थे, पुलिस, बैंक, इंडस्ट्री के जो भी हेड क्वार्टर्स थे, सब चारों ओर से इन सब को घेर लिया गया। चूँकि ये सब मॉस्को और पेट्रोग्रेड के एरिया में ही था, तो चारों ओर से घेर लिया गया। साथ ही साथ गवर्नर ने बहुत कोशिश की सिचुएशन को कंट्रोल करने की, बट वो फेल्ड हो गई। एट लास्ट ड्यूमा वॉज सस्पेंडेड ऑन 25 फरवरी। और नेक्स्ट डे जार रिजाइन फ्रॉम द थ्रोन, जार को अपना गद्दी से रिजाइन करना पड़ा। एंड साथ ही साथ क्या हुआ, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया गया, फॉर्म्ड बाय द सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स। नाउ इलेक्शंस वेर टू बी हेल्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। जाहिर सी बात है, मानना पड़ा, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए इनको आज्ञा मिल गया, परमिशन मिल गया, जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज पर था। मतलब एडल्ट लोग वोट देंगे और अपना सरकार चुनेंगे। चलिए, ये तो कंडीशन था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जरा सा फिर से आप लोग को थोड़ा सा याद दिला दे कि ये जो हमारा 1905 का रेवोल्यूशन था, इसको हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ड्यूमा। यहाँ पर जार मान गया था कि भाई ड्यूमा बनना चाहिए, पार्लियामेंट बनना चाहिए। लेकिन सेकेंड टाइम जब फरवरी रेवोल्यूशन हुआ, मोनार्की लेवल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, क्योंकि जार रिज़ाइन कर दिया अपने गद्दी से। ये पूरी तरीके से एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का परमिशन दे दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक सिचुएशन तो था, बट अभी भी सिचुएशन पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ। ये फरवरी की बात थी 1917 का, अब अक्टूबर 1917 का बात था। आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन
लेनिन रिटर्न फ्रॉम द एग्जाइल। लेनिन ने जब शुरू में डिमांड किया था, उसको उस वक्त एग्जाइल में भेज दिया गया था। एग्जाइल मतलब होता है किसी दूर देश में भेज दिया गया था, एक तरह से आप जेल भी बोल सकते हो, मतलब देश से दूर निकाल दिया था गया था, क्योंकि लेनिन बहुत पावरफुल नेता थे, बहुत ही पावरफुल सोशलिस्ट वर्कर्स थे, लोग उनका बात को मानते थे और लेनिन चाहते थे कि देश में डेमोक्रेसी आए, तो उनको देश निकाला कर दिया गया था, बहुत दूर भेज दिया गया था ताकि उनकी एक्टिविटी लोगों तक ना पहुँचे। तो जब जार रिज़ाइन कर दिया अपने पद से, गद्दी से, तो लेनिन वापस आ गया, क्योंकि जार के द्वारा लिया गया जितना भी डिसीजन था सब रद्द हो गया। तो लेनिन वापस आ गए और इस दौरान वो एग्जाइल से वापस आए, 1917 अप्रैल में आए। एंड लेनिन एंड बोल्शेविक्स अपोज द वार फ्रॉम द बिगिनिंग। लेनिन और बोल्शेविक शुरू से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अगेंस्ट में थे, लेकिन फिर भी ये लोग ज़बरदस्ती लड़ाई लड़े और हारे और परिणाम इनका बहुत बुरा हुआ। मैं एक वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने वाले जितने भी कंट्रीज थे, किसी का भी भला नहीं हुआ, सारे लोग बर्बाद हुए, फ़ायदा किसी को नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा बर्बाद तो जर्मनी हुआ, और चूंकि एक तरह से देखा जाए तो जर्मनी ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा कारण रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बर्बाद वही हुआ, क्योंकि लड़ाई और लोगों का जान लेने से कभी भी किसी देश का भला नहीं हो पाया। चलिए आगे आते हैं इस टॉपिक में। उसके ऊपर एक और वीडियो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर, मैं आप लोग को दे दूंगा, आप लोग उसको देख के समझ लेना। यहाँ पर क्या हुआ, लेनिन गेव हिज अप्रैल थीसिस इन विच ही मेड 3 डिमांड्स। यहाँ पर लेनिन जब आए, वापस आए, तो इन्होंने एक अप्रैल थीसिस बोलकर एक डिमांड दिया। इस डिमांड में था वार टू बी क्लोज्ड, लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स एंड बैंक शुड बी नेशनलाइज। इनका पहला मेन मुख्य कहना था कि भाई लड़ाई बंद करो, ज़मीन पीजेंट्स को बांटो और बैंक्स को नेशनलाइज करो, प्राइवेट के हाथ में नहीं रखना है। नाउ द पावर ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज रिड्यूस्ड एंड बोल्शेविक्स इंक्रीजेज। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भाई, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना सही बात है, लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट के लोगों की पॉपुलैरिटी कम हो गई बोल्शेविक्स के पास, क्योंकि बोल्शेविक्स लेनिन के साथ थे और ये लोग समाज का भला चाहते थे। और कहीं ना कहीं ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया गया था, उसमें जो लोग थे, जो जिनको पद मिला था, वो लोग अब ऑटोक्रेटिक टाइप का अपना फ़ायदा पे काम कर रहे थे, तो उनका जो पॉपुलैरिटी था वो घट गया, बोल्शेविक्स का पॉपुलैरिटी बढ़ गया। तो ये बहुत बड़ा कारण हो गया और इसी वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हुए। अब क्या हुआ, प्रोविजनल गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल द बोल्शेविक्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट ग्रू। यही इन दोनों के बीच में लड़ाई का बहुत बड़ा कारण बना। क्या हुआ, बोल्शेविक्स सपोर्टर इन आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वेर यूनाइटेड। बोल्शेविक्स, क्योंकि बोल्शेविक्स ग्रुप में वही लोग थे जो गरीब, किसान और टाइप के छोटे घर के टाइप के लोग थे, तो इन लोगों में यूनिटी पहले से ही थी और ये लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे, शांति का रास्ता, डेवलपमेंट का रास्ता को फॉलो करते थे। ये कभी भी पर्सनल प्रॉफिट में कभी नहीं गए। इसीलिए लेनिन ने डिसाइड किया कि भाई हमें पावर कैप्चर करना है। इस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की, ये डर के मारे शहर छोड़कर भाग गए। ये अपने जो मिलिट्री थे उनके ऊपर पूरा का पूरा पदभार दिया और ये डर के मारे भाग गए। तो उस समय इनके जो लॉयल मिलिट्री थे, जो लोग थे इनके, इन्होंने क्या किया, सीज करना स्टार्ट किया बिल्डिंग्स को। जो बोल्शेविक्स के न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स थे उसको सीज किया। हेवी फाइट टुक प्लेस बिटवीन द प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक्स। इनके बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई हुई। एंड इन दिसंबर 1917 बोल्शेविक्स टुक द कंट्रोल ऑफ मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। बोल्शेविक्स ने कंट्रोल कर लिया। एंड कंट्रोल करने के बाद इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इन दिसंबर 1917 बोल्शेविक्स कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया एंड बोल्शेविक्स अपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। इन लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरी तरह से अपोज किया, बैंक्स को नेशनलाइज किया और इंडस्ट्रीज को भी नेशनलाइज कर दिया 1917 में। ऑल द लैंड ऑफ द चर्चेज एंड जार वेर सीज्ड, पीजेंट्स वेर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबल्स। मैंने जितना भी प्रॉपर्टी और ज़मीन था चर्च के नाम पर और जार के नाम पर, राजा के नाम पर, वो सबको सीज कर लिया गया, सबको इकट्ठा किया गया, क्योंकि वो सारा ज़मीन उन्हीं लोगों को बांट दिया जाएगा जो उस ज़मीन पर खेती करते थे, पुरखों से खेती करते आ रहे थे। और साथ ही साथ पीजेंट्स लोग को अलाउ कर दिया गया कि भाई आप नोबल्स का ज़मीन को सीज कर लो। एंड बोल्शेविक्स रीनेम्ड द पार्टी। इन लोगों ने अब अपने पार्टी का फिर से नामकरण चेंज किया, अब रशियन कम्युनिस्ट पार्टी इन लोगों ने बनाया। तो यही तक था रशियन रेवोल्यूशन। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये लोग अपने अंदर चेंज लाए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
और ये भी दुनिया के सामने एक मिसाल लेकर एक तरीके से प्रेजेंट हुए। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया के सामने मिसाल रखा, तो उसी से प्रभावित होकर रशियन रेवोल्यूशन भी दुनिया के आगे एक मिसाल रखा कि परिवर्तन हो सकता है, बस परिवर्तन करने वाले चाहिए, लोगों में यूनिटी चाहिए, हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। सो बच्चों लोग, आज हम लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन के चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो एक और आएगा जिसमें रशियन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, मतलब अक्टूबर रेवोल्यूशन जो 1917 में उसके बाद क्या हुआ रशिया में, हम लोग उसमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चों लोग, जय हिंद।